बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब ख़बरें जो हैं वो बहुत सी हैं और मैंने ये मुनासिब समझा कि आप तक जल्दी जल्दी जो है वो ख़बरों पे तबसरा कर ले। सबसे पहली और अहम ख़बर वो इस लिहाज से कि परसों जब इमरान ख़ान साहब अपनी एक पेशी पे सुप्रीम कोर्ट तशरीफ़ लाए तो उनके ऊपर एक पानी की भरी जो बोतल है वो फेंक दी गई। अब कुछ लोग जो हैं जो कि इमरान ख़ान साहब के नाक़दीन हैं वो इस बारे में बड़ी गलत किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि शायद वो किसी शैतान सिफ्त आदमी ने उसको यूरिन से भर रखा था। तो बहरहाल दोनों सूरतों में अगर वो पानी से भरी थी या यूरिन से भरी थी, इस कल्चर को हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए और इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए। ये जो सियासी लीडरान की इस तरह की तजलील है कि कभी किसी के ऊपर स्याही फेंक दी जाती है और कभी किसी को अंडे मार दिए जाते हैं, कभी किसी की तरफ जूता उछाल दिया जाता है और कभी किसी के ऊपर यूरिन की भरी बोतल फेंक दी जाती है, तो ये जो हमारे यहाँ एक है ये माशरती अलमिया है, ये सियासतदानों की तजलील है। इसको बिल्कुल हरगिज़ हरगिज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो उसके बाद, जी बेटा आ जाओ आ जाओ, आप इधर क्या कर रहे हो? लाइव प्रोग्राम से बाज़ औक़ात ये होता है। क्या नाम है आपका? अली अहमद। मेरे बेटे क्या करने आए हो यहाँ पे? चलो शाबाश। कौन से स्कूल में? हाँ सेंट मैरी। चलो वहाँ पे कैमरे के पीछे खड़े हो बेटा, भाई प्रोग्राम करने दो। चलो शाबाश बेटा, अभी बोलना ही चले। तो दूसरी चीज़, ये आज का लाइव प्रोग्राम में मेरा जी ये चाह रहा है कि मैं इस सीन को ना काटूं कि बच्चे जो है वो बहरहाल बच्चे ही होते हैं और ये प्रोग्राम के दौरान यहाँ स्टूडियो में आके बैठ गया मेरा बेटा। दूसरी ख़ास चीज़ जो हुई और जिसने बहुत ज़्यादा एक सोच में मुब्तला कर दिया है उन संजीदा लोगों को कि जो दर्द दिल रखते हैं और हुब्बुल वतनी का जज्बा जिनके अंदर, वो है साइफ़र का ड्रामा। अब साइफ़र के ऊपर पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी चैनल्स पे भी बात हो रही है, लोग अपने व्लॉग्स के अंदर भी साइफ़र का जिक्र कर रहे हैं। हकीकत ये है, बात ये है कि अब इमरान ख़ान साहब कौम को जितना मर्ज़ी इसके ऊपर चक्कर दें, जितना मर्ज़ी इसके ऊपर घुमाएं, लेकिन जो साइफ़र है वो एक हकीकत है। और वो जो कौम से ख़िताब में इमरान ख़ान साहब ने ये कहा कि साइफ़र जो है वो तो था ही नहीं और वो जो मैंने जलसे में लहराया था वो साइफ़र। यू टर्न जो है, यू टर्न तो इमरान ख़ान साहब की पुरानी आदत है, तो उनसे और कुछ बईद भी नहीं किया जा सकता कि अगर वो कोई एक काम करते हैं, अगर वो आज कोई बात करते हैं और कल को उस बात से मुकर जाते हैं, तो अब आके मेरे ख़्याल में कौम का तजुर्बा ये हो चुका है कि अब ये कोई अचंभे की बात नहीं। अचंभे की बात इसलिए नहीं कि अगर खान साहब एक ज़बान वाले आदमी होते तो उनके नाम के साथ यू टर्न का लफ्ज़ ना लगता। साइफ़र जो है वो अपनी रूटीन में जब आता है तो वो कोडेड आता है। ये अब आप पूरी कौम को पता चल चुका। कोड के साथ फिर उसकी एक की आती है जो कि उसको डीकोड करने के लिए होती है और उसके बाद फिर वो गोया 5 मुख्तलिफ जगहों पे जाता है। आर्मी चीफ़ को जाता है, ISI के चीफ़ को जाता है, सदर मुमलिकत को जाता है, वज़ीर आज़म को जाता है और ग़ालिबन वज़ारत दाखिला में होता है। उसके बाद उसको चेक करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद और वो जो पैगाम उस साइफ़र के अंदर होता है उसको रिसीव करने के बाद इसे दोबारा वापस फ़ॉरेन ऑफिस में भेजा जाना होता है। अब खान साहब ने पहले तो ये कहा कि वो जो उनकी कॉपी थी जो उनको भेजी गई थी, और ज़ाहिर है कि बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर सदर मुमलिकत को या वज़ीर आज़म को या जिसको भी ये साइफ़र भेजा जाएगा तो ये वो साइफ़र तो नहीं होगा जो कोड की सूरत में आया है, क्योंकि अगर सदर है या वज़ीर आज़म है या कोई भी जो इसका रिसीवर जो सेकंड एंड पे बैठा है वो डी कोड का मास्टर तो नहीं और ना ही उसका ये काम है। उसके आगे तो वो समरी भेजी जाएगी जिसमें इस साइफ़र को डीकोड किया जाएगा और बुनियादी तौर पे उस की को इस्तेमाल करने के बाद साइफ़र के कोड्स के बाद उन तमाम अल्फाज को एक पैराए में लिख के और मुहावरतन लिख के इन तमाम साहिबान को भेजा जाएगा ताकि मैसेज जो है वो पहुंच जाए। तो अब ये बात करना इमरान ख़ान साहब की तरफ से कि ये तो असल साइफ़र नहीं था, असल साइफ़र जो है वो तो एक कोड होता है और वो तो मैं कैसे कर सकता हूँ और वो तो लहराया गया, ये गलत बात है, ये झूठ है, ये खान साहब की तरफ से सफ़ेद झूठ है, ये चालाकी और मक्कारी है। वो इसलिए कि जो उनके पास आया था, जो उन्होंने बकौल उनके गुमा दिया था, वो डी कोडेड ही था, क्योंकि इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म कोई कोड्स के एक्सपर्ट नहीं थे, कोई साइफ़र के एक्सपर्ट नहीं थे। जब साइफ़र के या कोड्स के एक्सपर्ट नहीं थे
तो जाहिर है कि वो जो एक्सपर्ट थे उन्होंने उनको उसका मतलब निकाल के, उसका अर्क निकाल के ही भेजा था, जो कुछ भी उसमें था। अब वो कहते हैं कि मैंने तो वो जो मेरे पास उसका मफहूम आया था वो मेरे पास था, तो वो साइफर तो नहीं था, साइफर तो वो था जो कोड वाला था। तो बात जो है वो बड़ी वाजे है, इसीलिए इसको ओपन एंड शट केस कहा जाता है कि जब उन्होंने 27 मार्च को उसको जलसे में एक कागज़, अब ये सवाल पैदा होता है कि वो जो कागज़ उनके पास था वो क्या था, लेकिन जब उन्होंने उसको आवाम के सामने लहराया था और बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, तो उस वक्त उन्होंने उसको बतौर साइफर ही लहराया था। अब शाह महमूद कुरैशी जैसे इंसान के जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और जिनकी सियासी तारीख की स्याहकारियाँ जो हैं वो पूरी कौम के सामने हैं, और ज़ाहिर है वो कोई ऐसे कोई नज़रियाती लीडर या कोई बड़े लीडर तो नहीं है। अब अगर वो इस मामले में इमरान खान का साथ देने लगे हैं तो इस साथ की कोई वैल्यू जो है वो नहीं बनती। साइफर एक हकीकत थी और साइफर का ड्रामा एक फ्रॉड था जो सिर्फ अपनी सियासी साख को बचाने के लिए, अवाम की हमदर्दी को हासिल करने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब जो अगली चीज़ हुई है वो बुनियादी तौर पे फराह गोगी के हवाले से है। फ़रद शहज़ादी या फराह गोगी, अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक पार्लियामेंटेरियन, एक साबका पार्लियामेंटेरियन है जिसका ताल्लुक गुजरांवाला से है, उसकी बहू है, और एहसन जमील गुज्जर जो है उसकी बीवी है। और बुज़दार, इमरान खान के दौर में बुज़दार जैसी एक, अब मुझे समझ नहीं आती कि बुज़दार को क्या नाम दिया जाए। बुज़दार को कोई चीज़ कहा जाए, बुज़दार को कोई सौगात कहा जाए, बुज़दार को कोई कठपुतली कहा जाए, जो भी कहा जाए, लेकिन बुज़दार को वज़ीर आला इसी ने बनवाया था। और उसके पीछे बुशरा बीबी के वो तमाम आमिल और वो तमाम जो मौक्कलीन है वो शामिल थे, क्योंकि बुशरा बीबी को, बकौल बुशरा बीबी के, ये बशारत हुई थी कि उस्मान नाम का जो आदमी है वो पंजाब के लिए अच्छा साबित हो या ना हो, वो गरीब आवाम के लिए अच्छा साबित हो या ना हो, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो या ना हो, वो कुछ डिलीवर करे या ना करे, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को कंटिन्यू करने में इमरान खान के कदम जमाने में बड़ा मावन साबित होगा। तो यही वजह थी कि रियासत मदीना का नारा लगाने वाले और नौजवानों को आगे लाने की बात करने वाले और मेरिट पे लोगों की तकर्रियाँ करने और लोगों को नशिस्तें और सीटें देने के दावा करने वाली, साफ़ सुथरी जमात होने का दावा करने वाली तहरीक इंसाफ ने जब उस्मान बुज़दार को लगाया था, तो उन्होंने उस वक्त ये नहीं देखा था कि उस्मान बुज़दार की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, कोई क्रेडिबिलिटी है या नहीं। और आपको याद होगा कि उस वक्त खान साहब जो हैं वो जलसों में हाथ लहरा लहरा के ये कहते थे कि ये एक ऐसा आदमी मैंने लगाया है कि जिसके अपने घर में बिजली भी नहीं है, और जो बड़े दूर दराज इलाके से है। झूठ बोलते थे, सफ़ेद झूठ बोलते थे, कौम को गुमराह कर रहे थे। बिजली उस इलाके में वाकई ना सही, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ था कि उस्मान बुज़दार के घर में बिजली नहीं। वो बुज़दार कबीले में था और वज़ीर आला बनने के साथ ही आपको याद होगा कि उसे बुज़दार कबीले ने अपना सरबराह भी चुन लिया था, और उसकी अयाशियाँ और उसकी बदमाशियाँ और उसका तमाम फ्यूडलिज़म बिल्कुल वैसे ही था जैसे पाकिस्तान के तमाम फ्यूडल लॉर्ड्स का है। तो ये गुमराही करना और लोगों को ये कहना कि मैंने एक ऐसा नौजवान, और खैर ज़ाहिर है अब ये एक अलग बहस है कि उस्मान बुज़दार एक नौजवान है, जवान है, या अब वो बुज़ुर्गों में शामिल हो चुका है, या उस वक़्त बुज़ुर्गों में शामिल हो चुका था। लेकिन उस्मान बुज़दार को ये कह के आगे लाया गया था कि देखें एक ऐसे रिमोट एरिया से, अब जब ये बात की जाती है तो फिर लोगों के ज़हन में ये आता है कि वाकई कोई एक ऐसा नौजवान पढ़ा लिखा और अक्लमंद और दानिशमंद और दूरअंदेश है कि जिसकी अपनी हालत ये है कि शायद अगर किसी शख्स के घर में बिजली भी नहीं होगी तो फिर इसका मतलब ये है कि उसके पास पहनने को भी एक दो जोड़े ही होंगे, और वो साइकिल पे चलता फिरता होगा, शायद साइकिल भी उसके पास ना हो। यही वजह उस्मान बुज़दार को जब लाया गया तो उस्मान बुज़दार ने अपने असासे जो डिक्लेयर किए थे वो 7 लाख रुपए थे, फ़कत 7 लाख रुपए। और ज़ाहिर है ये उस ज़माने में वो जो एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी जिसकी सरबराही जनरल बाजवा और फिर जनरल फैज़ के हाथ में थी, उन्होंने ये सब करवाया था। लेकिन अब अरबों रुपए की मुबैना करप्शन जो है उसके इल्ज़ामात हैं, वो करप्शन की भी गई है और उसके केसेस जो हैं वो भी उस्मान बुज़दार पे चल रहे हैं। लेकिन चूँकि आमला बुशरा पीरनी, जो पिंकी पीरनी, उसके अमल के मुताबिक जो उसने काला इल्म या जो भी इल्म किया था, उस्मान नाम बड़ा सूटेबल था और उसका पाकिस्तान की सूटेबिलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं बल्कि इमरान खान के सियासी कैरियर की सूटेबिलिटी से ताल्लुक़ था।
तो उसको वज़ीर आला पंजाब लगा दिया गया था। और उस वक्त आपको मालूम है कि जनाब बाजवा तो यही सोच रहे थे कि उनके बाद वो जो इक़्तिदार की मुंतकली इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से होगी वो जनरल फैज़ को होगी। तो जब ये सारी चीज़ों ने सर उठाया और फ़रा गोगी फ़रत शहज़ादी जो है उसके ख़िलाफ़ सारी चीज़ें सामने आने लगी, तो उनको जहाज़ में सवार करवा के दुबई भिजवा दिया गया और उनको ये कह दिया गया था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि अब चूँकि फैज़ साहब आ जाएंगे तो फैज़ साहब आपको दोबारा फैज़ याब कर देंगे। तो ये गिनती के चंद महीने जिनको आप यूएई में गुजार लें और उसके बाद फिर आप वहाँ से वापस तशरीफ़ लेंगी। लेकिन मामला बड़ा उल्टा हो गया। मामला उल्टा ऐसे हुआ कि फैज़ साहब तो अपने उस ख्वाबों की जन्नत को तामीर नहीं कर सके और उन्हें इस्तीफ़ा दे के घर जाना पड़ा। लेकिन अब जो जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, अब ये मैं पूरा नाम इसलिए लेता हूँ कि जिनको तकलीफ़ है उनकी तकलीफ़ ज़रा और बढ़े, जब ये तशरीफ़ लाए हैं तो इन्होंने फिर यूएई की हुकूमत से भी रब्ता किया और फिर यूएई ने फ़रत शहज़ादी को ये कह दिया कि चूँकि तुम्हें क्रिमिनल हो और वांटेड हो पाकिस्तान को, तो अपना बोरिया बिस्तर गोल करो। अब मुबैना तौर पे जो फ़रत शहज़ादी है वो वहाँ से माल्टा चली गई जो इटली से थोड़ा नीचे है, और पाकिस्तान के माल्टा के साथ सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं। दुनिया भर के जो गैंग के सरबराहान हैं और ये जो चोर डकैत इस तरह के हैं कि जो मुल्की दौलत लूटते हैं, जो कौमी ख़जाने की रॉबरी करते हैं, वो फिर माल्टा ही चले जाते हैं और फिर वहाँ पे मुबैना तौर पे पाकिस्तानी तकरीबन 3 अरब रुपए में उन्हें वहाँ का पासपोर्ट भी मिल जाता है। तो बताया ये जा रहा है कि फ़रत शहज़ादी के लिए अब 3 अरब रुपया क्या, उसने वो पासपोर्ट भी ले लिया और फिर वहाँ से वो इटली रवाना होगी। लेकिन पीछा छोड़ने वालों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब जब फ़रत शहज़ादी को यानी फ़रा गोगी को ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि अब इमरान खान का मुस्तकबिल तो नहीं है और जो कुछ हो रहा है उसमें अब दोबारा ज़िंदगी में तो फ़रा गोगी की या फ़रत शहज़ादी की पाकिस्तान में आके वो जो करप्शन के माल से जो यहाँ पे एम्पायर खड़ी की हैं उसमें ज़िंदगी गुजारना नहीं बनता। तो अब फिर सोचना ये होगा कि वापस आने का ज़रिया क्या है। वो ज़रिया एक ही है और वो ये कि फ़रा गोगी उन तमाम राज़ों को उगल दे जो उसके पास हैं, जो उसके सीने में दफन है। ये फ़रा गोगी ही है कि जिसने अपने घर में इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह पढ़वाया था, और ये फ़रा गोगी का खावंद एहसन जमील गुज्जर ही है जिसने बनी गाला में बनी गाला वाले महल के करीब ही वो किराए का घर लिया था जिसमें बुशरा बीबी अपना आस्ताना बना के बैठी थी और इमरान खान साहब मुबैना तौर पे हर रात उस आस्ताने में निकाह से पहले पीरनी साहिबा से मुस्तफ़ीद होने, उनसे फैज़ लेने जाया करते थे। तो इसके पीछे ये दोनों मियाँ बीवी, ये क्रिमिनल जो हैं वो थे। अब फ़रा गोगी जो है वो वादा माफ़ बनने गवाह बनने के लिए तैयार होगी। ये खबर तो हमने आपको पहले भी बताई थी और मीडिया में भी गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट ये आया है कि अब इस सारे अमल का, इस कार्रवाई का आगाज़ भी हो चुका है और अब बहुत जल्द आपको धमाकेदार चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। और जब फ़रा गोगी यहाँ पे आएगी, वो वादा माफ़ गवाह बनेगी, तो फिर वो जो नया कानून पास हुआ उसके मुताबिक उसके अपने गुनाहों को तो माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी बुनियाद पे इमरान खान को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। एक और दिलचस्प खबर ये कि कल को लोगों को इश्तिहारी कहने वाले, लोगों को इश्तिहारी का मजाक उड़ाने वाले, उनके नाम रखने वाले, उनके नाम बिगाड़ने वाले शहबाज गिल, एक गंदा और बदबूदार किरदार जो है उसको भी इश्तिहारी करार दे दिया गया। तो जैसे वो ARY और बोल वाले नाअहल नवाज शरीफ बड़े शौक से कहा करते थे, तो अंदर से आप इश्तिहारी शहबाज गिल कहा करें। तो इश्तिहारी शहबाज गिल जो है वो अभी मुल्क से भागा हुआ है, जब भी पाकिस्तान आएगा वो धर लिया जाएगा। एक आखिरी खबर ये कि थप्पड़ नाजरीन वो नहीं होता कि जो इस तरह किसी को मारा जाए और वो नज़र आए, बल्कि वो थप्पड़ जो नज़र नहीं आता उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। और लीडर जो है, लीडर को बहरहाल लीडर की एक ग्रेस होनी चाहिए। आप कायद आज़म से अगर इस मिसाल को उठाएं तो कायद आज़म की एक बड़ा मुनहनी सा वजूद था, बड़े दुबले पतले इंसान थे, लेकिन उनकी ज़ात का रोब, उसमें उनकी अपनी पुरवकार शख्सियत और फिर ये कि वो यू टर्न कभी भी नहीं लिया उन्होंने कभी भी अपनी ज़ुबान से कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की, कोई गंदा घटिया ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि जो लीडरशिप पे सवाल उठाता हो। लेकिन इमरान खान साहब की ये खूबी है कि वो ऐसे ऐसे गंदे और घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कल ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में किए, जो कि बिल्कुल मजम्मत के काबिल है, जिसमें उन्होंने PTI की ख़वातीन के साथ नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की। तो ये वो कल्चर है जिसको ख़त्म होना चाहिए।
इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में अताउल्लाह तारड़ को मिस्टर डेंटोनिक कहा। अब यहाँ तक तो बात है, वो जो यूथिये हैं, वो जो खान के कदमों पे, नक्शे कदम पे पाँव रख के चलते हैं, वो इस बात पे बड़े डंके भी बजा रहे थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अताउल्लाह तारड़ ने उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करके जो कहा, वो इमरान खान के मुंह पे एक जन्नाटेदार थप्पड़ है। एक ऐसा थप्पड़ है जो नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी तकलीफ़ अगर महसूस की जाए तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस तकलीफ़ को महसूस करने के लिए गैरत चाहिए और इंसानियत चाहिए। अताउल्लाह तारड़ ने यह कहा कि आप मेरा नाम एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा बिगाड़े, 100 दफ़ा बिगाड़े, मैं खुद आपको इसकी इजाज़त देता हूँ। लेकिन अब आपके चाहने वालों और पैरोकारों को ये सोचना चाहिए कि लीडर की ज़ुबान क्या है और लीडर किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है। और ये बात आप याद रखें कि आपने मुझे मिस्टर डेंटोनिक कह के जो मेरे नाम से एक ऑडियो को मंसूब किया है, मैं आपको उसकी जैसी और ऑडियोज़ खुद भेजता हूँ, जिसमें मैं वकीलों को अदालत आने का कह रहा हूँ, क्योंकि हम वकील हैं और हमने अदालत ही आना होता है। लेकिन मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप पेट्रोल बम बनाएं, किसी को ये नहीं कहा कि आप साइफर पे खेलें, किसी को मैंने ये नहीं कहा कि आप मुल्क को तबाह बर्बाद कर दें, उजाड़ दें, तोड़ दें। मैंने बगावत की बात नहीं की। तो आपने मेरा नाम अगर बिगाड़ा है तो आप 100 दफ़ा बिगाड़ें। अब अगर समझा जाए तो ये बहुत बड़ा थप्पड़ है और ख़ान साहब को इस ग्रूमिंग की ज़रूरत इस उम्र में भी बहरहाल है। अब अदालत में जो है वो केस चल रहा है और इमरान खान साहब तोशा खाना केस में अनकरीब नाअहल होने वाले हैं। साइफर वाले केस में भी इमरान खान साहब नाअहल होने वाले हैं। दोनों केसेस में इनको सज़ा भी होने वाली है, फरागोगी के धमाके भी होने वाले हैं। हम आपको इनसे आगाह रखेंगे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।